महानगर पालिका चुनाव महासंग्राम शुरू। ये सिर्फ वोट नहीं, यह है शहर का भविष्य। पानी, सड़क, सफाई, सुरक्षा, वादे कागजों पर नहीं जमीन पर परखे जाएंगे। जनता करेगी सवालों से वार और उम्मीदवार कैसे करेंगे ये इम्तिहान पार। दावे कटघरे में और सच्चाई कैमरे के सामने। सिटी न्यूज सिर्फ कवरेज नहीं, खोलेगा सच की परतें। सवाल तेज, जवाब साफ, आपके साथ, आपके पास, गली गली, प्रभाग प्रभाग। देखिए चुनाव स्पेशल महासंग्राम। नमस्कार, हमारे साथ में प्रीति रेवने, जिन्होंने पहले भाग में अपने बारे में बताया था कि किस प्रकार वो पढ़ाई से लेकर सोशल कार्य के लिए गई। पढ़ाई भी उन्होंने सोशल MSW किया, यानी पढ़ाई करते समय उनके दिमाग में रहता सोशल, लेकिन अब राजनीति में उनका पहला कदम है। उन्हें उनके सारे इन सोशल काम को देख के उन्हें राजनीति में आना चाहिए, ऐसा जिस परिवार से जुड़ी है उन्हें कहा। अब राजनीति में आगे तो बहुत सारी, क्या होता है जब हम सोशल काम करते राजनीति में जाते बहुत सारे सपने हमको दिखते, बहुत लंबी लंबी अपेक्षाएं दिखती है कि हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ये कर लेंगे, लेकिन हर जगह जाके कहीं सीमाएं होती है। इन्होंने कहा कि सब व्यवस्थित है, सिस्टम को बदलना, सिस्टम को बदलना यानी पूरे पूरे तंत्र को बदलना। ये किस प्रकार संभव है और क्या योजनाएं है, क्या सही में सिस्टम बदलने में एक अकेला व्यक्ति सक्षम होता है। और जो इन्होंने अभी ये सारा बताया कि रोजगार भी उपलब्ध कराएंगे, यानी कहीं पे भी इन्होंने गवर्नमेंट से हमको मिलना चाहिए। इन्होंने खुद के लोगों की टीम तैयार की। इन्होंने कहा कि साड़ी जैसे बनाई तो उन्होंने ही मिलकर बनाई, कहीं बिना किसी सहायता। ये बिना किसी सरकारी सहायता के कितना बढ़ सकती है, और सरकारी सहायता यानी पथ पे जाती है तो कितना इम्प्लीमेंट होगा। क्या सच में बेलपुरा और विवेकानंद कॉलोनी जो प्रभाग है इसका नक्शा बदलेगा, साथ में क्या शहर भी इससे प्रभावित होंगे। जानते प्रीति से कि किस प्रकार उनकी योजना है। आपने कहा बहुत सारे कहा, सबसे बड़ा कहा कि आप सिस्टम बदलेंगे, क्योंकि सिस्टम में व्यक्ति भी शामिल है। हर व्यक्ति, सिस्टम होती है हर काम करने की, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करना, उसको बराबर करना नहीं देना, व्यक्ति का संबंध है। जैसे आपने कहा कि व्यक्ति को बदलना पड़ेगा। सिस्टम तो अपना काम कर रही है, सब पूरी सिस्टम है, कचरा उठाने के सिस्टम सब होता है, लेकिन वो हो नहीं पाता। सुलभ शौचालय भी थे, लेकिन किसने उसको बंद कर दिया। तो ये सारी व्यवस्थाओं से कैसे लड़ेंगे आप? जरूर मुझ में लड़ने की हिम्मत है और मुझे लगता है कि बदलाव संभव है। हम अगर एक पहल करेंगे तो सब एक रात में नहीं बदलेगा, धीरे धीरे बदलेगा, लेकिन बदलेगा जरूर। तो मेरा विश्वास है कि जैसे कि मैं तो बाहर से आई हुई लड़की थी, लेकिन लोगों ने एक्सेप्ट किया, क्योंकि जब हम उनके काम की बात करते हैं और उसके रिजल्ट उनको देते तो लोग आपसे जुड़ जाते हैं। और मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे पीछे मेरा प्रभाग है, मैं उनकी आवाज हूँ। मैं अपने लिए कुछ नहीं चाहती हूँ, मैं अच्छे घर से हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, अपनी नौकरी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे काम का यहाँ पे अनुभव का उपयोग हो और मेरे साथ लोग जुड़ना चाहते हैं। मतलब मेरे मन में आया और मैं इधर आ गई, ऐसे नहीं हुआ। काही तुम्ही करू शकता, तुम्ही फक्त आता आमच्या 40-50-100 बायकांसाठी कशाला काम करता? तुमच्या क्षमता जर 5,000 बायकांसाठी काम करण्याची असेल, 5 लाख बायकांसाठी काम करण्याची क्षमता असेल, तर तुम्ही थोडा, मग त्याच्यासाठी गरज काय असते ती मी एक हाती नाही करू शकत। जर तुम्ही सत्तेमध्ये असाल, तुम्ही सिस्टीमचा जेव्हा भाग व्हाल, तेव्हा शासकीय योजना आहेत ना। असं नाही की आपल्याकडे योजना नाहीये। हा, आपल्याकडे श्रावण बाळ योजना आहे, निराधार योजना आहे, आपण PR कार्ड देतोय, घरकुल योजना आहे। सरकार आपलं कल्याणकारी सरकार आहे भारताचं, योजना आहे, पण त्या खूप साऱ्या कागदावर आहेत, त्या राबवल्या गेल्या पाहिजे, घरी पण पोहोचल्या पाहिजे। कारण कधी कधी त्याचा निधी कोणाच्या तरी घरात चालला जातो, 10च लोकांना त्याचा उपयोग होतो, बाकीच्या फक्त कागदावर राहतात। जर तेव्हा तिथे स्वच्छ, प्रामाणिक, पारदर्शक आणि संवेदनशील व्यक्ती जेव्हा त्या सिस्टम मध्ये जाईल, तर त्याला ती जाण असेल की हे माझ्या वाटेचं नाहीये, ज्यांच्या वाटेचं आहे ना, ज्यांच्यासाठी मिळालंय तिथपर्यंत पोहोचवलं पाहिजे, ती जबाबदारी। आणि ती जबाबदारी तुमच्या संस्कारातनं, शिक्षणातनं आणि तुम्हाला आलेल्या सामाजिक भानमधनं तयार होते, ती माझी आहे।
त्याच्यामुळे मला असं वाटतं मी तिथे असली तर आता ज्या काही 150-200 बायकांसाठी मी काम करते तर मी माझं काम वाढवू शकते. आणि आता स्त्रियांसाठीच नाही, मुलांसाठी मी बघते आता आमच्या प्रभागात मतदार यादीत 4 लोक आहे, 6 लोक आहे, घरात गेले की केवळ आजी आणि आजोबा आहेत. तिथली तरुण मुलं पुण्या मुंबई सारख्या मोठ्या शहरात आहे. काय कोणाचाच आपलं घर सोडून बाहेर जायचं नसतं. मुंबईतले लोक ओरडतात युपी बिहारचे आले, पण आपले इतर गावातली मुलं बाहेर गेली ना. आपण इथलं शेताचा तुकडा विकतोय, तिकडे ते फ्लॅट घेत आहेत. आपण भविष्यासाठी ही समस्या निर्माण करतोय. तर माझा मोठा असा विषय, ते सध्या केवळ नगरसेवक म्हणून मी कदाचित नाही करू शकणार, पण माझा प्रवास खूप मोठा आहे आणि खूप पुढे जाणार आहे, याबद्दल मी खूप आशावादी आहे. तर आपली मुलं इथे शिक्षण घेतलेली, त्यांचं शिक्षणाचा इथे उपयोग झाला पाहिजे. ते इथे इंजिनियर राहिले पाहिजे, इथे IT पार्क झाले पाहिजे. हा, तर त्याच्यासाठी इथे रोजगार निर्मिती मोठ्या लेवलला व्हायला पाहिजे. जसं आता आपल्याकडे टेक्सटाईल पार्क येते, IT पार्क येत आहे, पण त्याच्यामध्ये काम करणारी लोक बाहेरची नसली पाहिजे. इथले इंजिनियर, इथले डॉक्टर, इथले स्किलफुल लोक तिथे असले पाहिजे. म्हणून मुलांना तिथे प्रशिक्षण देणं. आपण केवळ 4-6 कॉलेजवर निर्भर राहून होणार नाही, कारण अमरावती फक्त अमरावती शहर नाहीये, पूर्ण ग्रामीण भाग, सगळा पेरिफेरल एरिया हा अमरावतीचा भाग आहे, डिस्ट्रिक्ट आहे. आणि त्याच्यात इतर डिस्ट्रिक्ट पेक्षा अमरावती हे फास्ट ग्रोईंग सिटीमध्ये येतं. जसं आता केंद्राने डिक्लेअर केलं 100 स्मार्ट सिटी, त्याच्यामध्ये अमरावतीचं नाव आहे. आता आपण बघतो आपले फ्लायओव्हर, रोड वाढतायत, भविष्यात मेट्रो येईल. पण त्याच्यासाठी फक्त आपल्याला इन्फ्रास्ट्रक्चर वाढवून चालणार नाही. तुम्हाला लोकांचा IQ आणि EQ वाढवावा लागेल, इंटेलिजंट स्कोर वाढवावा लागेल. मग तो कसा वाढवणार? त्यांना स्किल डेव्हलप करा. खूप तरुणांची संख्या भारतात जास्त आहे. आप कहें कि एक जो छोटा प्रयोग है आपके प्रभाग से करना और उस प्रभाग को मॉडल प्रभाग बनाकर पूरे अमरावती को उसका उदाहरण देना है, उसके लिए आपको लगता नहीं बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी? आपको अकेले के बस का नहीं है करके आपको स्टेट का भी सपोर्ट लगेगा, आपको केंद्र का भी सपोर्ट लगेगा, महानगरपालिका पूरी आपके साथ में होनी चाहिए? जरूर, और वो सपोर्ट मुझे निश्चित तौर से मिलेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप पे क्षमता है तो बहुत लोग आप पर विश्वास करते हैं. और मैं जिस पार्टी से जुड़ी हूँ, आमदार रवि भाऊ राणा, उनका काम ही बहुत अच्छा है. उन्होंने कितना, मतलब पहले तो अपक्ष आमदार रहे, फिर अभी सत्ता के साथ बीजेपी के साथ हमेशा सत्ता के साथ में रहा, पक्ष तो सत्ता नहीं छोड़ी उन्होंने. लेकिन वो अकेले थे ना, उनका कुछ बैकग्राउंड के साथ ही रहे. बैकग्राउंड कांग्रेस के साथ में थे, राष्ट्रवादी के साथ में थे, लेकिन उन्होंने डेवलपमेंट की ना. उन्होंने अपने घर नहीं भरे, सत्ता के साथ में रहे. हाँ, उन्होंने घर नहीं भरे, उन्होंने काम किए. क्योंकि आप अकेले इंसान कुछ नहीं कर सकते. अगर आपको बड़ा बदलाव चाहिए, आपको पैसे चाहिए, तो आप दीदी के पास नहीं जाओगे, पिताजी के पास ही जाओगे. तो आपको परिवार का कौन है मुखिया, और उससे जुड़े रहने के लिए आपको उससे जुड़े रहना होता है. तो मुझे लगता है कि मैं इस पार्टी से जुड़ी हुई कि जो बोलते हैं वो करते हैं, और उनमें खुद में डेवलपमेंट की चाह है. जैसे है, किसी को कुछ दे के खुश नहीं करते, वो बदलाव के लिए सोचते हैं. और अभी कुछ मत दो और उनको बोलो हम बदलाव लाएंगे, परिवर्तन, ऐसे भी नहीं होगा. आपको तो ते म्हणतात ना मराठीमध्ये, जे बिचार लेकरू थोडं जास्त कमजोर आहे त्याला आईला अधिक दूध पाजावं लागते, तेव्हा ते इतर लेकरांच्या बरोबरीत येते. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी आरक्षण त्याच्यासाठी दिलेलं आहे. आणि त्याच पद्धतीचं समाजाच्या सगळ्या स्तरातल्या लोकांना जर तुम्हाला एकत्र घेऊन जायचंय, तर तुम्हाला कुठेतरी त्यांना मदतीचे हातही द्यावे लागतील, आणि सगळ्यांचा सोबत विकास आपल्याला करावा लागेल. माझं निवडणुकीचं एकच ब्रीदवाक्य आहे की विकास. पण माझा फक्त शब्द नाहीये विकास, त्याला कृतीची जोड आहे, आणि ती राजकारणात येण्याच्या पूर्वी मी ती कृती केलेली आहे. आणि मला ओळखतातही लोक स्वराज्य क्रिएशनच्या माध्यमातून, शब्दोत्सवच्या माध्यमातून, काउन्सिलिंग सेंटरच्या माध्यमातून. आणि दुसरी गोष्ट, आपण जेव्हा समस्यांबद्दल बोलतो ना, तर काउन्सिलिंग सेंटर काय, सगळ्यात पहिले तर तुमची समस्या शोधणं, ती सोडवण्यासाठी तुम्हाला सक्षम करणं. कुठलाच काउन्सिलिंग काही उपचार लिहून देत नाही, ही गोळी घ्या तुम्हाला बरं वाटेल, असं होत नाही. त्यालाच त्याची मदत करण्यासाठी सक्षम करणं. तर सक्षमीकरण हा माझ्या कामाचा पाया आहे. तर मला असं वाटतं की जेव्हा एक व्यक्ती सक्षम होतो, त्याचं कुटुंब सक्षम होतं, कुटुंब सक्षम झालं की समाज सक्षम होतो, आणि समाज सक्षम झाला की देश सक्षम होतो. आणि सक्षमता कोणावरून देण्याची गोष्ट नाहीये, ती आत निर्माण होण्याची गोष्ट आहे. तर मला असं वाटतं, मला मुळात काम करायची गरज आहे, आणि मुळात काम केलं की ते मोठं झाड भविष्यात उभं राहणार आहे. ये थे कर्म के आधार पर पूरा काम करना है, जैसा प्रीति ने कहा. लेकिन
जहां हम चुनाव लड़ रहे हैं, जिस अमरावती में चुनाव लड़ रहे हैं, जिस महाराष्ट्र में चुनाव लड़ रहे हैं, जिस देश में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ सारे समीकरण हमारी योग्यता और इस पे न टिककर सारे जातिगत समीकरण पे आता है काम। कौन सा किस जाति का है, इस चक्कर में हम कई अच्छे लोग छोड़ देते हैं। निश्चित रूप से बेलपुरा प्रभाग भी इस बातों से अछूता नहीं है। यदि आपको सही में योग्य उम्र, जातिगत समीकरण से कैसे लड़ेंगे आप प्रभाग में? क्या आपको लगता नहीं कि जातिगत समीकरण भी वहां पे इफेक्ट डालेंगे? गुण गौरव के अलावा, पार्टी के अलावा जातिगत समीकरण होते हैं। आपकी अपील, आप में जो क्वालिटी है वो लोगों तक कैसे पहुंचेंगी? क्या क्या आप शॉर्ट में, यदि आपको 1 मिनट में बोलना है वकील से, तो आप किस प्रकार से अपील करेंगे अभी? मैं ये बोलूंगी, आप ऐसा नागरिक चुनो जो आपके एक आवाज पे आपके साथ खड़ा रहे। और जात मैं एक ही मानती हूँ, वो है इंसानियत की जात। और अगर आप में गुण है, आप एकदम प्रामाणिक तरीके से कुछ करना चाहते हैं ना, तो लोग आपसे जुड़ जाते हैं। मुझे विश्वास है कि बेलपुरा से लेकर स्वामी विवेकानंद कॉलोनी, मोती नगर, किरण नगर, मुदलियार नगर, सबनीस प्लॉट, ये सारे लोग मेरे साथ रहेंगे। और आप मेरे विश्वास को कायम रखिए, यही मैं आप सबसे नम्र विनंती करती हूँ कि आने वाले चुनाव में 15 जनवरी को अपना चुनाव है, जात पात से ऊपर उठकर, भेदभाव से ऊपर उठकर, लड़की है, लड़का है, नए हैं, पुराने हैं, ये आप छोड़ो। जिसमें दम तो है, आरक्षण ही दिया हुआ है ना, आरक्षण है, लेकिन लोगों की एक सोच रहती है। मतलब मैं नहीं तो कोई स्त्री आएगी, यहाँ लेकिन तो आरक्षण का भी ऐसा है घराणेशाही का, जैसे अपने चर्चा में रह भाई, कोई का यदि व्यक्ति घर में पति राजनीति में, पत्नी ये भी है, तो भी उसको राजनीति में डाल देते हैं। मैं बोल रही हूँ कि डेवलपमेंट भी होता है। 50% हमारी सरकार ने हमें आरक्षण दिया है, लेकिन उस आरक्षण को छिपे तरीके से पुरुष वर्ग ही छीन रहा है। जो महिला कभी घर से बाहर नहीं निकली, जिसकी खुद की कुछ सोच नहीं है, वो खुद निर्णय अपने घर के नहीं ले सकती, और समाज के क्या लेंगे। मैं महिलाओं पर उंगली नहीं उठा रही हूँ, मैं ये सिस्टम पर उठा रही हूँ कि महिलाएं भी, उनको योग्य महिलाओं को आगे आरक्षण दिया तो वो एटलीस्ट वो आई तो आगे जाके डेवलप होगी। लेकिन जो ऑलरेडी सक्षम महिला है, मैं अपने लिए बोलूंगी, मेरी जैसे और महिलाओं के लिए बोलूंगी, जो खुद निर्णय लेते हैं, खुद समस्या को परखे निरखने के बाद बोलते हैं। किसी ने बोला ऐसा बोलायचं तसं नाही मी बोलते, मला स्वतःचा विचार आहे आणि तो विचाराला कृतीची जोड है। हर्षल ने समझा के नहीं भेजा क्या बोलना है करके, जरूरत ही नहीं है। एक मराठी में कैसे आप अपील कर लीजिए? नमस्कार, मी ॲडव्होकेट प्रीती हर्षल रेवणे उर्फ बनारसी। मी प्रभाग क्रमांक 12 ची युवा स्वाभिमान पार्टीची उमेदवार आहे, ब गटातून, आणि माझा बटन क्रमांक आहे 6। तर मी माझ्या सगळं महिलांना, पुरुषांना, माझ्या बंधू भगिनींना एकच विनंती करेल की तुम्ही सक्षम, उच्च शिक्षित, कर्तव्यदक्ष, संवेदनशील असा एक नागरिक, सुजाण नागरिक तुमचा प्रतिनिधी म्हणून निवडून द्या आणि तुमचा आवाज महानगरपालिकेमध्ये पोहोचवा मतदानाच्या स्वरूपात। धन्यवाद। ये थी प्रीति रेवणे। बहुत सारी चर्चाएं करने बाकी, समय की सीमाएं कम है हमारे पास में, नहीं कर सकते, लेकिन प्रीति महानगर पालिका में चुनकर नहीं आए, या आपको निर्णय लेना है उनको भेजना, लेकिन चैनल के साथ में लगातार बनी रहेंगी, कई विचारों के साथ में, एक समाज को प्रबोधन देने के लिए, समाज को सुधारने के लिए, काउंसिलिंग के लिए, चर्चा में लगातार हमारे चैनल पे हम लोग साथ में रहेंगे। हम चाहते हैं कि लगातार आपके जो विचार है लोगों तक पहुंचे, लोगों में कुछ सुधारना, इसके लिए आप लगातार हमारे चैनल से बने। इलेक्शन हो जाता 16 तारीख को, बाद में हम लोग लगातार बने रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Thank you. नमस्कार। नमस्कार।